हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन में। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ वेटनरी फार्मासिस्ट का जो पुराना क्वेश्चन पेपर था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो 2014 या 15 में हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो उसमें हुआ था। तो उसके बाद जो है वेटनरी फार्मासिस्ट का के लिए कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो उस टाइम क्या होता था कि 10+2 पोस्ट के लिए 10+2 की जितनी भी पोस्ट होती थी उनके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होता था। तो जैसे कि आप जानते हैं आपकी अभी जो है वेटनरी फार्मासिस्ट और स्टॉक असिस्टेंट का जो है वो सिलेबस आ चुका है। तो उसमें क्या है कि जो सिलेबस उन्होंने दिया है वो पहले वाले सिलेबस से ऑलमोस्ट सिमिलर है। बस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और उसको डालने का सिलेबस सारी पोस्टों के लिए मैक्सिमम सिमिलर ही रहता है। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर जो था वेटनरी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले। तो हमारी जो वीडियोस पार्ट 1 आएगा, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 जितने पार्ट्स में हो सकेगा हम आपके लिए पूरा सॉल्व पेपर लाएंगे। तो उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर, और अगर कोई सजेशन है या कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना है। तो मैं भी आपको उस टाइम बताना चाहूँगा, उस टाइम जो था आपका क्वेश्चन पेपर था गाइज, वो होता था 150 मार्क्स का। उसमें होते थे 150 मार्क्स। तो अब जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो कितने का है? 120 मार्क्स का है। यानी कि आपको 120 मिनट्स मिलेंगे अब 120 क्वेश्चंस करने के लिए, हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तब क्या होता था, 150 क्वेश्चंस के लिए 150 मिनट्स मिलते थे, और तब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग होगी। ये था इसका। और दूसरा मैं इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बताने वाला हूँ, ये वीडियो जो है ये और इंपॉर्टेंट होने वाली है किसके लिए? वाइल्ड लाइफ गार्ड के लिए, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर के लिए और स्टॉक असिस्टेंट के लिए। क्वेश्चन पेपर किसका है ये है वेटनरी फार्मासिस्ट का। या उस टाइम जो भी 10+2 पोस्ट होती थी उनके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होता, जैसे बिले लेवल वर्कर या असिस्टेंट कंपाइलर वगैरह आ गया, उन सब के लिए एक ही क्वेश्चन पेपर होता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्वेश्चन पेपर। तो आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वेटनरी फार्मासिस्ट, स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर, इन सब के लिए सिलेबस है। तो इसलिए इन सब के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना है। तो इस क्वेश्चन पेपर में गाइस 150 क्वेश्चंस है। फर्स्ट जो 20 क्वेश्चंस है वो इंग्लिश के क्वेश्चंस है, वो मैं आपके लिए बाद में लाऊंगा। पहले हम जीके के जो क्वेश्चंस है, जैसे कि सिलेबस के जो नया सिलेबस आया है इसका जो कितने पार्ट है मेन, इसमें सबसे पहले जो है आपको वो है बेसिक मैथमेटिक्स है 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स की आपको बेसिक रीजनिंग है, 30 मार्क्स की इंग्लिश है, और 50 मार्क्स का जनरल नॉलेज और साइंस है। हम इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ 20 इस क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क्स किसके थे? इंग्लिश के। और 20 जो नेक्स्ट थे वो मैथमेटिक्स के थे। ये हम आपके साथ बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से रहेगा ये 41 जो क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये आपके जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 41। तो इसको हम डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन है। पर वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है, लाइक शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। तो ये रहेगा। इसमें पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माउंट बैटन प्लान ऑफ जून 1947। तो गाइज ये आपको इंडियन हिस्ट्री अभी आपके उसमें सिलेबस में है, तो वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये पूछ रहे हैं कि माउंट बैटन प्लान तो था जो जून का 1947 का, उसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव था? तो ए इसका ऑप्शन है, फॉर्म अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इस कॉन्स्टिट्यूशन। बी, फॉर्म अ फेडरल यूनियन कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सी, टू हैव 3 ग्रुप्स ऑफ प्रोविंसेस ए, बी एंड सी फॉर हिंदू मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी एंड असम, बंगाल रेस्पेक्टिवली। या डी फिर फॉर्म अ फेडरल यूनियन विद लेजिस्लेचर एंड एन एग्जीक्यूटिव। तो जो माउंट बैटन प्लान था किसका? जून 1947 का, उसका जो में ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? फॉर्म ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर पाकिस्तान टू फ्रेम इस कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसका आंसर रहेगा। अब आगे हमारा 42nd क्वेश्चन आ गया। तो इसमें देखते हैं हम क्या है। इसमें पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रिजल्ट ऑफ 1857 अपराइजिंग। तो इसमें बोल रहे हैं कि जो अपराइजिंग थी किसकी? 1857 का रिवॉल्ट तो आपने सारों ने पढ़ा होगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा उसका रिजल्ट था अपराइजिंग का। उसके बाद क्या हुआ? ए, नवाब वाजिद अली शाह वाज प्रोक्लेम्ड द नवाब ऑफ लखनऊ। बी, बहादुर शाह जफर द मुगल रूलर बिकेम द नॉमिनल रूलर ऑफ इंडिया। सी, द ब्रिटिश क्राउन टू कवर द पावर्स फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी। डी, नाना साहेब पेशवा वाज सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो गाइज
इसका जो 42 का जो आंसर रहने वाला है, ये आंसर सी रहेगा इसका। 1857 के बाद जो अपराइजिंग हुई या रिवॉल्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश जो क्रोन था, ब्रिटिश क्रोन था जो, मतलब ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, पावर ले ली किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने पढ़ा होगा ना हिस्ट्री में, ये किसका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम मॉडर्न हिस्ट्री से आए हुए हैं। तो मैक्सिमम आप देखोगे आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह, ये सारा 50, जनरल साइंस, ये सारा 50 मार्क्स का है मिला के, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, ये इसका सी आंसर है। क्रोन ने पावर ले ली थी किससे, ईस्ट इंडिया कंपनी से, वो व्यापार करने आए थे ना, आपने सुना होगा अंग्रेज, ठीक है, ये रहेगा। अब आ गया हमारा 43rd क्वेश्चन, यहाँ पे ये है, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। तो अब स्वदेशी मूवमेंट का आपने पढ़ा होगा, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हुई है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये मैक्सिमम। तो यहाँ पे आपको सारी इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है। इंडियन हिस्ट्री में आपको मैं थोड़ा एनिशेंट भी देख लेना, मेडाइवल भी देख लेना, और मेन आपको फोकस किस पे करना है, मॉडर्न पे करना है, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। तो ये मॉडर्न से ही है, हु प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग द स्वदेशी मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। इनमें से कौन सा जो है जिन्होंने प्ले किया रोल किसमें, स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड करने में। ए अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी जी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी अली ब्रदर्स। तो इसमें स्वदेशी मूवमेंट में मेन किसने, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है मेन रोल प्ले किया। अब आगे हमारा 44th क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है हमें, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे, हु लेड द खिलाफत मूवमेंट। बोल रहे हैं कि खिलाफत मूवमेंट का आपने सुना होगा ना, खिलाफत मूवमेंट किसने लीड की, उसको किसने लीड किया, सर मोहम्मद इकबाल, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो जो खिलाफत मूवमेंट थी, ये तुर्की में कुछ वो हो रहा था, कुछ एम्पायर वगैरह चेंज हुआ था, उसके रिलेटेड आप पढ़ लें, मैंने डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी। तो इसका क्या है, डी आंसर रहेगा, मोहम्मद अली और शौकत अली ने इस मूवमेंट को क्या किया, लीड किया। अब आगे हमारे पास 45th क्वेश्चन है, द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो आर्म्स एक्ट है वो कौन से ईयर में पास हुआ था। गाइज मैं आपको एक बात क्लियर करने जा, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम क्या होता था ना, हिस्ट्री 15 मार्क्स की थी। तो अब तो उन्होंने मिक्स दे दिया है, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, ये मिक्स करके दे दिया है। तो आपको ये नहीं सोचना कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे सबके क्वेश्चन आएंगे, साइंस के भी आएंगे, जियोग्राफी के भी आएंगे, पॉलिटी के भी आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये पूछ रहे हैं कि आर्म्स एक्ट वाज पास इन द ईयर, किस ईयर में पास हुआ था, 1883, 1878, 1858, 1877। तो जो आर्म्स एक्ट है ये कब पास हुआ था, 1878 इसका राइट आंसर रहेगा। ये आपको कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट याद रखनी पड़ती हैं हिस्ट्री में, हिस्ट्री है, इसका नाम ही हिस्ट्री है, आपको सारी नहीं याद रखनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी होती हैं सिर्फ, जो मॉडर्न हिस्ट्री की है। तो विच वॉज द लास्ट टेरिटरी टू बी एनेक्स्ड थ्रू द सब्सिडरी अलायंस। गाइज ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी जो टेरिटरी है जो लास्ट मतलब एनेक्स्ड हुई थी थ्रू सब्सिडरी लाइन्स। तो सब्सिडरी लाइन्स के बारे में आप पढ़ोगे ना तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसका भी थोड़ा रिवॉल्ट जो 1857 का होता उसमें रोल था। तो आपको क्या करना है, इसको सब्सिडरी लाइन्स को पढ़ना है अच्छे से, फिर आपको ये समझ आ जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें ये पूछा हुआ आपको याद रखने वाली बात है कि कौन सी स्टेट थी जिसने लास्ट में अनेक्स किया था, मतलब शामिल हुई थी ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश एम्पायर में, ठीक है। वो कौन सी थी, ए अवध, बी झांसी, सी दिल्ली, डी मैसूर। तो मैसूर कर्नाटक वाला मैसूर है, ये मसूरी वाला मैसूर नहीं है। तो ये अवध थी, ठीक है। अवध लास्ट जो थी टेरिटरी थी जो एनेक्स हुई थी थ्रू सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, किसमें, ब्रिटिश एम्पायर में। अब आ गया हमारा 47th क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ अनजस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी। तो गाइस आपको यहाँ पे फोकस किस पे करना है, नॉट पे करना है। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा, हम जल्दी जल्दी गलत कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिजल्ट नहीं था किसका, अनजस्ट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, जो ब्रिटिश की अनजस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी थी उनका कौन सा रिजल्ट नहीं था। इंक्रीज पॉवर्टी एंड फेमाइन, बी शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, सी रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड, डी बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड हायर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। तो गाइस ये देखो इंक्रीज्ड बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा रिजल्ट नहीं था। तो इंक्रीज पॉवर्टी तो हुई थी, फेमाइन भी आए थे, शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन भी हुई थी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड भी हुई थी, ठीक है। ये भी उसका रिजल्ट था, क्यों हुई थी, क्योंकि रॉ मटेरियल ले जाते थे वो हमारे यहाँ से। डी इसका राइट आंसर रहेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड थोड़ी हुआ, क्योंकि वो तो सारा ले जाते थे वहाँ पे, एक्सपोर्ट करते थे पर रॉ मटेरियल करते थे वो, तो इससे बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं हुआ। एंड हायर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। हाई एम्प्लॉयमेंट तब होती कि अगर वो रॉ मटेरियल को हमारे यहाँ प्रोसेस करते, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होती तो
फिर क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती। तो इसका ये था विच वॉज द फॉलोइंग वॉज नॉट रिजल्ट ऑफ अनजस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, ये उसका रिजल्ट नहीं था, अनजस्ट इनकी जो पॉलिसीज़ थी। तो आपको ये सारा पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो 10th जो आ गया हमारा, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक का ऑथर पूछ दिया है यहाँ पे, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। तो आपको बताना कि इस पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसका ऑथर कौन है। ए फिरोज शाह मेहता, बी दादाभाई नारोजी, सी रमेश चंद्र दत्त, डी बहादुर बदरुद्दीन त्याबी। ठीक है, इनका आंसर क्या रहने वाला है इसका, दादाभाई नारोजी उन्होंने लिखी थी ये बुक। अब आ गया हमारा 49th MCQ हमारा यहाँ पे। तो देखते हैं हम इसमें, यहाँ पे पूछा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेफ्टी वेल्व थ्योरी। आपने सेफ्टी वेल्व थ्योरी का अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस वगैरह पढ़ी हुई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये पूछ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सेफ्टी वेल्व थ्योरी व्हाट वाज ह्यूम्स मेन इंटेंशन इन एनकरेजिंग द फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमें। तो ये बोल रहे हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू सेफ्टी वेल्व थ्योरी ह्यूम की जो मेन इंटेंशन, ए ओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस 1855 में फॉर्म की थी, तो उनका मेन इंटेंशन क्या था कि उन्होंने उसकी फॉर्मेशन में मतलब इनकरेज की उनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो ए प्रोवाइड ए सेफ आउटलेट टू द ग्रोविंग डिसकंटेंट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस, बी टीच पीपल टू इंश्योर देयर सेफ्टी ड्यूरिंग मास अपराइजिंग्स एंड रिवोल्ट्स, सी इंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियंस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, डी प्रमोट द यूज ऑफ सेफ्टी वेल्व इन कैनाल्स एंड बैरेज टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडियंस ड्यूरिंग फ्लड्स। तो गाइस आपको मैं बता दूं सेफ्टी वेल्व थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि सेफ्टी वेल्व थ्योरी का मानना ये था कि एओ ह्यूम ने एओ ह्यूम कौन थे, ये इंडियन नहीं थे, ये अंग्रेज थे, एक्स सिविल सर्वेंट थे एक। ठीक है, तो उन्होंने एक लॉर्ड डफरिन एक उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, उन्होंने क्या किया कि इनको प्रोत्साहन किया कि कांग्रेस बनाई जाए। कांग्रेस क्यों बनाई जाए, उसको एज ए सेफ्टी वेल्व यूज़ करना चाहते थे। सेफ्टी वेल्व जानते हैं ना आप क्या होता है, वो यूज़ करना चाहते थे। वो चाहते थे कि क्या हो कि मतलब जो इंडियन का ग्रोविंग डिसकंटेंट है, ठीक है, जो मतलब उनमें उनकी जो पॉलिटिकल मतलब आइडियाज़ वगैरह हैं, जो उनकी एम्बिशंस वगैरह वो कहाँ पे रखें। तो उन्होंने बोला कि हम कांग्रेस बना देंगे, तो वो कर कुछ पाएगी नहीं, तो बस वो डिस्कस करते रहेगी। तो इसलिए इसका ए आंसर था टू प्रोवाइड ए सेफ आउटलेट टू द ग्रोविंग डिसकंटेंट अमंग द एजुकेटेड इंडियंस। ठीक है, उसके लिए कांग्रेस फॉर्म की अकॉर्डिंग टू सेफ्टी वेल्व थ्योरी। तो अब हमारा आ गया 50 MCQ। इसमें क्या पूछा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अगेंस्ट द पॉलिसी फॉलोड बाय एक्सट्रीमिस्ट। तो आपको पता होगा मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट, गर्मदल और नरमदल आपने पढ़ा होगा, 8th से ही आप पढ़ते आ रहे हो ये। तो बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा अंगेज था उनकी पॉलिसी, किसकी, एक्सट्रीमिस्ट, जो मतलब गर्मदल के नेता थे। पढ़ाई होगा आपने, वो भी पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। टेक द नेशनल मूवमेंट टू द कॉमन पीपल एंड एनकरेज द पार्टिसिपेशन, ये तो चाहते थे। बी बाइकआउट ऑल काइंड्स ऑफ एसोसिएशन विद कॉलोनियल रूलर्स, ये भी चाहते थे। इन्होंने पूछा अगेंस्ट कौन सा था। एनकरेज नेशन वाइड मूवमेंट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये भी चाहते थे वो। डिस्कस रिफॉर्म्स विद द गवर्नमेंट, तो आपने पढ़ा होगा जो गर्म दल के नेता थे या जो एक्सट्रीमिस्ट थे, वो क्या चाहते थे, वो गवर्नमेंट के साथ वो चाहते थे कि ये डिस्कस वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये इसका डी आंसर रहेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉयज। वो रहे कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो किस वाइसरॉय जो था उसके मतलब उसके टाइम में लॉन्च हुई थी। लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड बेवल, डी लॉर्ड लिनलिथगो। इनमें से कौन सा था, इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका आंसर गाइस रहने वाला है, कौन सा रहने वाला है मैं आपको बता दूं। इसका आंसर जो रहने वाला है ये कौन सा है, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, अब आ गया 52nd हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो का 12th क्वेश्चन है, आफ्टर विच इंसिडेंट डिड गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो आपने सारों ने पढ़ा होगा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुई थी, 1922 में। तो ये कॉल ऑफ की थी, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दी थी, क्योंकि वो वायलेंस नहीं चाहते थे। तो वायलेंस हुई थी कहाँ पे, चौरी चौरा में एक जगह है, वहाँ पे वायलेंस हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों को जला दिया था, जो प्रोटेस्टर्स वगैरह थे उन्होंने। तो उसकी वजह से उन्होंने, गांधी जी ने कॉल ऑफ कर दी थी। तो ए इसका आंसर रहेगा, खेड़ा सत्याग्रह नहीं है, सी जलियांवाला बाग नहीं है, और एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह नहीं है। इसका आंसर ए रहेगा। अब आगे ये नेक्स्ट MCQ हमारा, विच मूवमेंट स्ट्रेस द कंसेप्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा जो मूवमेंट थी जिसने क्या किया, नेशनल एजुकेशन, यानी कि अपनी एजुकेशन जो है, राष्ट्रीय शिक्षा, उसको प्रोत्साहन दिया, जिस पे स्ट्रेस किया। तो ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बी स्वदेशी मूवमेंट, सी होम रूल मूवमेंट, डी
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गाइज आपको क्या करना है, ध्यान से क्वेश्चन को पूछना है, समझना है। नेशनल एजुकेशन है तो इसका मतलब नेशनल अपनी खुद की, तो स्वदेशी मूवमेंट इसका जो है राइट आंसर रहेगा। तो अब आ गया हमारा नेक्स्ट MCQ, ये है 54th। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच। बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा रॉन्ग मैच है। तो ए 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बी 1930 दांडी मार्च, डी 1855 फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, डी 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आपको क्या करना है, रॉन्ग ढूंढना है। बड़ा इन्होंने कैपिटलाइज भी किया इसको, आपको ये क्वेश्चन ध्यान से देखना है। तो यहाँ से आप पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता है सारों को 1995, ये फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस ये भी आपको पता होगा, 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब दांडी मार्च भी काफ़ी फेमस है, 1930 में हुई थी दांडी मार्च, तो ये भी रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इसका आंसर रहेगा, दांडी मार्च। अब आ गया नेक्स्ट हमारा MCQ जो है, ये हमारा लास्ट MCQ रहेगा इस वीडियो का। तो उससे पहले डिस्कस करने से मैं पहले बता दूं, आप सोच रहे होंगे इसमें हिस्ट्री के MCQs बता रहे हैं सिर्फ ये। तो गाइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जो है ना सारे MCQs आएंगे, साइंस के भी आने वाले हैं, जियोग्राफी के भी आने वाले हैं, आगे हम रीजनिंग के भी लाएंगे हम आपके लिए MCQs जो इस वेटरनरी फार्मेसी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो आपको वीडियो का अंत तक देखना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट है वो भी देखनी है उसके लिए। तो ये लास्ट MCQ क्या रहने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 906। तो मुस्लिम लीग कब बनी थी, 906 में बनी थी। तो वो रहे कि इनमें से कौन सा काज नहीं था मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का, ठीक है। तो ए इसका लगेगा मुस्लिम वांटेड ए सेपरेट नेशन, बी ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, सी हिंदूज मूव्ड हियर विद द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन व्हाइल मुस्लिम लैग्ड बिहाइंड, डी अ सेंस ऑफ डिप्राइवेशन वाज इंजीनियर इन द माइंड्स ऑफ मुस्लिम। तो मुस्लिम लीग में आपको बता दूं क्यों बनी थी मेन, ये इसके रीज़न थे। ए मुस्लिम वांटेड सेपरेटेशन चाहते थे, द ब्रिटिश पॉलिसी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, आपको भी पता है। तो ये तो नहीं है, ये तो काज थे, नॉट ए काज पूछा हुआ है, ठीक है। तो डी ए सेंस ऑफ डिप्राइवेशन वाज इंजीनियर इन माइंड्स ऑफ मुस्लिम, ये भी था कि उनको लगता था हम पीछे रह गए। तो ये जो सी इसका आंसर रहेगा, ये मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का मेन काज नहीं था। तो आगे गाइज हम आपके लिए MCQs लेके आएंगे इस क्वेश्चन पेपर के, काफ़ी मुश्किल से ये आपके लिए क्वेश्चन पेपर ढूंढा वेटरनरी फार्मेसिस्ट का। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।